नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर इंडिया की बड़ी रैली की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले की। बात करेंगे चुनाव के कार्यक्रम में हुए बदलाव की, तेलंगाना में कांग्रेस को मिली मजबूती की, जानेंगे बिहार में कैसे फंस गया एनडीए और बुलेटिन के आखिरी में बात चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर तेज होती कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बड़ा खुलासा, बीजेपी ने 6,986 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कराए कैश, कांग्रेस को सिर्फ 1,334 करोड़ रुपए का मिला चंदा। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस, हो सकती है 10 साल की सजा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर केस का आरोपी मिचेल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मिचेल का दावा 5 साल जेल में गुजारे, मुझे आजादी का हक। CUET यूजी परीक्षा को लेकर एनटीए की बड़ी घोषणा, लोकसभा चुनाव की वजह से CUET यूजी परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की न्याय यात्रा मुंबई में पहुंचकर समाप्त हुई, जिसके बाद आज शिवाजी पार्क में महारैली हुई, जिसमें इंडिया ने अपनी ताकत दिखाई। इंडिया की ताकत से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे न्याय यात्रा ने बदल दिया खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। 63 दिन के सफर के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव मुंबई पहुंचकर समाप्त हो गई। 16 मार्च को यात्रा का समापन हुआ और 17 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में पदयात्रा निकाली। कांग्रेस की ये पदयात्रा महात्मा गांधी का निवास स्थान रहे मणि भवन से शुरू होते हुए अगस्त क्रांति मैदान पहुंचकर खत्म हुई। इसे न्याय संकल्प पदयात्रा का नाम दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी राज में जनता पर हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा, अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का एक आधार तो जरूर होगा। तो इस नफरत का आधार है अन्याय। इस देश में हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब हमारी सरकार ने किसान कर्ज माफी की बात की तो बीजेपी ने कहा किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा लाए तो कहा कि मजदूरों की आदत बिगड़ जाएगी। लेकिन जब वे चंद उद्योगपतियों का लाख करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करते हैं तो क्या उनकी आदत नहीं बिगड़ती। रविवार शाम में कांग्रेस की महारैली हुई। कांग्रेस ने मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली इंडिया की इस रैली को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंजिल का नाम दिया है। इस महारैली में कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन शामिल नजर आया। राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए, जिनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम शामिल है। इस रैली के साथ ही इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता से विरोधी दलों की घबराहट भी साफ नजर आ रही है। अभी न्याय यात्रा पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई थी कि बीएमसी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लगाए गए बैनरों को हटा दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तो पहले से ही बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस पर दबाव और भी दिखाई दे रहा है। कोर्ट के आदेश पर आज एक बार फिर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो क्या है इस डेटा में, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी चंदे को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही है। चुनावी चंदे का विवरण सार्वजनिक होने पर बीजेपी लग रहे आरोपों का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर चंदे से जुड़ी नई जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शनिवार को प्राप्त इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। दरअसल अब की बार चुनाव आयोग ने जो जानकारी साझा की है उसमें चुनाव आयोग द्वारा 2019 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत विवरण है, जो चुनाव आयोग को रविवार सुबह ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में पेन ड्राइव में मिला था। ये नए डॉक्यूमेंट्स केवल बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बॉन्ड नंबर्स, जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच, रिसीविंग डेट और क्रेडिट डेट का डेटा दिखाते हैं, जबकि इनमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को यह लिस्ट नई जानकारी के साथ 17 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी। 15 मार्च की सुनवाई में बेंच ने SBI से मिले डेटा को भी अधूरा बताया था। आपको बता दें कि कल यानी 18 मार्च को SBI सुप्रीम कोर्ट को यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर के मामले में जवाब देगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भी मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनावी बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक होने पर बीजेपी पहले ही गंभीर सवालों से घिर गई है और ऐसे में नए खुलासे बीजेपी की मुश्किलों को और न बढ़ा दें। बीजेपी तो पहले ही मुश्किल में दिख रही है तो मुश्किल चुनाव आयोग के सामने भी आ गई है। दरअसल इस बार की चुनावी प्रक्रिया काफी लंबी है और इस दौरान 2 राज्यों में संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। इसके बाद 2 राज्यों में चुनाव आयोग को कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से जुड़ी अन्य जानकारी साझा की। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन अब चुनाव के शेड्यूल में बड़ा बदलाव सामने आया है। दरअसल ये फेरबदल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम 2 ही राज्यों में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के साथ ही 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों में मतगणना अब 4 जून की बजाय 2 जून को होगी। बताया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में सरकार का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में यहाँ 2 जून तक मतगणना का काम पूरा हो जाना चाहिए और इसीलिए चुनाव आयोग को शेड्यूल में त्वरित बदलाव करना पड़ा। 2 जून को अरुणाचल और सिक्किम में राष्ट्रपति शासन लगना तो तय हो गया है, क्योंकि 2 जून को नई सरकार बनना तो अब संभव नहीं है। फिलहाल तो राजनीतिक दलों की नजरें इस समय खुद को मजबूत बनाने और विरोधियों को कमजोर करने पर लगी हुई हैं और इसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में आज एक और दिग्गज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में बड़े फेरबदल सामने आ रहे हैं, लेकिन ये फेरबदल पार्टी का नेतृत्व नहीं बल्कि पार्टी के नेता सांसद कर रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सांसद पसुनूरी दयाकर ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। बीआरएस से इस्तीफा देने के बाद दयाकर ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने हैदराबाद में कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि दयाकर की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी दावा किया है कि कांग्रेस तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 14 या 15 सीट जीत सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी पार्टी के दरवाजे खोल दें तो 4 या 5 विधायकों को छोड़कर बीआरएस के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बीआरएस सांसद वेंकटेश भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के दावों में हकीकत नजर आ रही है। तेलंगाना में जहां कांग्रेस मजबूत होती जा रही है तो वहीं बीआरएस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीआरएस ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और रविवार को ही बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए कमजोर होती दिखाई दे रही है। गठबंधन में शामिल पार्टियां तेजी से एनडीए छोड़ती दिख रही हैं। खास तौर पर अब एनडीए को बिहार में बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। तो कैसे बिहार में बिखर रहा है एनडीए, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार एनडीए में परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो पा रहा है। पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा अभी तो एनडीए में है, लेकिन सीटें मनमाफिक नहीं मिलने की आशंका से दोनों की नाराजगी बनी हुई है। माना जा रहा है कि बात नहीं बन पाने की स्थिति में दोनों बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इसी के चलते आरजेडी ने बिहार में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है। दरअसल पशुपति पारस बीजेपी से 6 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पशुपति की जगह उनके भतीजे चिराग को एलजेपी कोटे की सीटें दे दी हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 1 सीट ही देने को तैयार है। यही हाल हम का भी है, जिस कारण से ये तीनों ही दल नाराज बताए जा रहे हैं। बस इंतजार एनडीए में सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान का है और जैसे ही सीट बंटवारे का ऐलान होगा एनडीए में बगावत हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा लालू और तेजस्वी के संपर्क में हैं और इसी के चलते इंडिया गठबंधन में भी अभी तक सीटों को बंटवारा नहीं हो पाया है। वैसे इंडिया में फॉर्मूला तो तैयार हो चुका है और जैसे ही एनडीए का फॉर्मूला सामने आएगा इंडिया भी अपनी रणनीति का खुलासा
कर देगा। बिहार में बीजेपी गठबंधन संकट में दिख रहा है तो दूसरी तरफ हरियाणा में उसकी सरकार ही संकट में दिख रही है। नायब सिंह सैनी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। विधायकों की नाराजगी के चलते वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों परेशानी में फंसी है बीजेपी की सरकार, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में सियासी पारा अभी भी हाई है। 12 मार्च को अचानक ही मनोहर खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर सरकार तो बना ली, लेकिन सैनी की सरकार मुश्किल में दिख रही है। सैनी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है, जिसके बाद सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों पर विधायकों की नाराजगी भारी पड़ गई है। दरअसल शनिवार को राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना था। तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ विधायकों ने मंत्रिमंडल में अपना नाम नहीं आने पर बगावत के संकेत दे दिए, जिसे देखते हुए सरकार को ये विस्तार टालना पड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार को रोकने के मुख्य तौर पर 3 कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण अनिल विज की नाराजगी को भी माना जा रहा है। सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अनिल विज नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय व राज्य नेतृत्व में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मना नहीं पाए। अनिल विज भाजपा का बड़ा चेहरा है और उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में किसी यादव समाज के विधायक को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिसे लेकर राव इंद्रजीत नाराज हैं और निर्दलीय भी अपनी मांग को लेकर पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने 48 विधायकों के समर्थन के साथ राज्य में सरकार का गठन किया है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 का है। और ऐसे में अगर 3 विधायक भी पार्टी से बगावत पर उतर जाते हैं तो सैनी सरकार अल्पमत में आ जाएगी, इसलिए मजबूरन मंत्रिमंडल विस्तार टालना पड़ा। और बुलेटिन के आखिर में बात विपक्ष की मजबूती से घबराई बीजेपी की। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के खिलाफ अब जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तेज कर दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेज दिया है। तो आखिर किस मामले में बघेल पर दर्ज हुई है एफआईआर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद भी अब तक अधिकांश राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे में ही उलझी हुई है। बिहार, महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। कई दल तो चुनावों के ऐलान से पहले एनडीए ही छोड़ गए हैं और कुछ दल जल्द ही एनडीए छोड़ सकते हैं। चुनाव के समय तेजी से कमजोर होती बीजेपी ने अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ कानून के चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और समन भेज दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू और एसीबी की विंग एफआईआर दर्ज की गई है। महादेव बैटिंग ऐप के मालिकों से 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और जल्द ही इसमें ईडी की भी एंट्री होना तय है, क्योंकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं लगाई गई हैं, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकें, क्योंकि कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा लगातार समन भेजकर उन्हें बार बार परेशान कर लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश तो की ही जा रही थी, तो अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी परेशान किया जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।